नमस्कार, मैं रविश कुमार। टीकाकरण के अभियान की पूरी जिम्मेदारी अब भारत सरकार उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21 जून से राज्यों की खरीद का 25% हिस्सा भी केंद्र सरकार खरीद कर राज्यों को देगी। 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त टीका दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों का 25% कोटा बरकरार रहेगा, लेकिन 150 से अधिक सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। प्रधानमंत्री ने इससे पहले राज्यों पर जवाबदेही डाल दी। कहा कि 16 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक टीका अभियान की एक व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन राज्यों की तरफ से भांति भांति के स्वर उठने लगे। कहा जाने लगा कि संविधान में स्वास्थ्य राज्यों के विषय हैं, इसलिए फैसला किया गया कि 1 मई से टीका अभियान की जवाबदेही राज्यों को दे दी जाए। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार जिस टीका अभियान की रणनीति और उसकी तैयारी पिछले कई महीनों से बना रही थी और 16 जनवरी से वो अभियान चला आ रहा था, जब राज्यों को दिया गया तो उन्हें सिर्फ 11 दिन का वक्त दिया गया। 19 अप्रैल को ऐलान होता है कि राज्य टीका अभियान चलाएंगे और कहा जाता है कि 21 मई से शुरू होगा। कितना कम समय दिया गया राज्यों को। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि भारतीय कंपनियों से केंद्र सरकार 50% टीका खरीदेगी, राज्य और प्राइवेट अस्पताल 25% टीका खरीदेंगे, लेकिन कोई राज्य कितना टीका खरीदेगा इसका कोटा केंद्र से तय होगा। यही नहीं, राज्यों को केंद्र से अधिक दाम पर टीका मिल रहा था। इस बात की खूब आलोचना होने लगी। अदालत में और अदालत के बाहर पूछा जाने लगा कि यह कैसी नीति है कि एक ही कंपनी से केंद्र सरकार सस्ते दाम में टीका खरीद रही है और उसी कंपनी से राज्य सरकार 2 गुने से अधिक दाम पर टीका खरीद रही है। यह नीति केंद्र ने बनाई थी, लेकिन इस बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। राज्यों पर ही सारा दोष डाल दिया। नहीं बताया कि केंद्र ने ऐसी नीति बनाई थी कि राज्य महंगे दामों में टीका खरीदें, लेकिन पैसा राज्य ही दें। राज्य पूछने लगे कि केंद्र ने टीका खरीदने के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया था केंद्रीय बजट में, वो पैसा कहां है? उसी पैसे से टीका खरीदकर राज्यों को दिया जाए ताकि राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना पड़े। यही नहीं, राज्यों को ग्लोबल मार्केट से टीका खरीदने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि यह काम केंद्र का होना चाहिए था। राज्य अपनी जवाबदेही में फेल नहीं हुए, बल्कि कहने लगे कि टीका तो केंद्र को खरीदना था। कोई भी कंपनी राज्य सरकार से सौदा नहीं करना चाहती थी, केंद्र से गारंटी चाहती थी। राज्यों के दबाव में आने से पहले केंद्र को इन पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए था या पता होना चाहिए था। जब एक के बाद एक ग्लोबल टेंडर फेल होने लगे और भारतीय कंपनियों से टीका मिलने का चांस कम होने लगा, तब अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक, पिनराई विजयन, हेमंत सोरेन जैसे विपक्ष के मुख्यमंत्री आवाज उठाने लगे। केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि केंद्र ही टीका खरीदे। केंद्र टीका अभियान का अधिकार दे, इसलिए किसी विधानसभा ने प्रस्ताव पास नहीं किया था। नवीन पटनायक ने राज्यों को पत्र नहीं लिखा था। 5 जून को राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र ही खरीद करे और वितरण करे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बात तो मानी, लेकिन सारा दोष राज्यों पर डाल दिया। इतने बड़े काम में
किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान, और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। 18 अप्रैल को ममता बनर्जी ने लिखा था कि टीका खरीदने की जिम्मेदारी राज्य पर डाल दी जाए, राज्य अपने फंड से टीका खरीदें। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य को अपनी वैक्सीन नीति बनाने दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही समय बाद राज्य विरोध करने लगे। विरोध करने वालों में बीजेपी शासित राज्य नहीं थे, लेकिन क्या केंद्र ने वही नीति बनाई जैसी राज्य चाहते थे कि हमें सस्ता टीका मिले या केंद्र से दुगने दाम पर मिले? 19 अप्रैल को केंद्र ने राज्यों पर जवाबदेही डाल दी, लेकिन उसके एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि केंद्र सरकार को अगले 6 महीने में किन टीकों की डिलीवरी की उम्मीद है, यह स्पष्ट किया जाए। यह भी लिखा कि पहले ही टीके का ऑर्डर दे दिया जाए। यह भी बताएं कि कैसे इस सप्लाई को राज्यों में वितरण किया जाएगा। 10% इमरजेंसी के लिए रख ले, लेकिन बाकी का प्रयोग किस तरह करना है, इसे लेकर राज्य ठीक से प्लान कर सकें। राज्यों को यह तय करने की आजादी हो कि किस ग्रुप को टीका पहले लगाना है। 45 से नीचे वालों में भी अगर वो किसी को टीका लगाना चाहें, जैसे कि कोई फ्रंटलाइन वर्कर हो, तो ये आजादी उन्हें हो। कंपल्सरी लाइसेंसिंग प्रोविजंस लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी टीका बना सकें, और ये कि जिन टीकों को बाहर की विश्वसनीय संस्थाओं ने अनुमति दे दी है, उन्हें भारत में आने की अनुमति दे दी जाए। मनमोहन सिंह 18 अप्रैल को पत्र लिखते हैं कि केंद्र सरकार अनिवार्य लाइसेंस नीति के तहत दूसरी कंपनियों को टीका उत्पादन का अधिकार दे दे। इस बात को समझने में केंद्र सरकार लंबा वक्त लगा देती है। 17 मई को वीके पॉल कहते हैं कि भारत बायोटेक अपना पेटेंट कुछ कंपनियों के साथ साझा करने के लिए तैयार है। अब इस मामले में क्या प्रगति है, सरकार ही बता सकती है। यही नहीं, भारत बायोटेक का पेटेंट आईसीएमआर के पास होने के बाद भी दूसरी कंपनियों को उत्पादन के अधिकार की बात भी सरकार काफी देर से करने लगती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछने के बाद केंद्र सरकार की नींद टूटी है। यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन कांग्रेस पार्टी का लगातार एक ही नारा रहा है, एक ही मांग रही है, एक ही डिमांड रही है, परंतु सरकार बार बार इसे दुत्कारती रही। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। कई हाई कोर्ट्स ने तो मोदी सरकार की नीति को मैन स्लॉटर की संज्ञा भी दे दी। आज कम से कम एक बात की खुशी है, आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है। अपनी कुंभकर्णी
निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। और ये भी कहना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष की जो मांग थी, दिल्ली की भी जो मांग थी, वो यही थी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम जो इस देश में पीढ़ियों से चलता आ रहा है, उसी तर्ज पे वैक्सीन का कार्यक्रम भारत देश में चलाया जाए। प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि 1 मई से केंद्र अपनी जवाबदेही भी पूरी नहीं कर पा रहा था। 50% टीका खरीदने के अधिकार होने के बाद भी जिन्हें पहली डोज लगी थी उनके लिए दूसरी डोज नहीं मिल रही थी। आज भी बहुतों को दूसरी डोज नहीं मिली है, लिहाजा कोवैक्सीन की दूसरी डोज का अंतराल 3 महीना करना पड़ा। टीका अभियान को लेकर सवाल उठने लगा कि पिछले साल जब दुनिया के बड़े देश खरीद रहे थे तब भारत क्या कर रहा था। इसका सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा था, इसलिए सरकार टीके के वितरण के काम में लगी हुई थी। अमेरिका जैसे देश अपनी कंपनियों के अलावा दूसरे देश की कंपनियों से भी टीका खरीद रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें अपने देश के वैज्ञानिकों पर कम भरोसा था। केंद्र सरकार ने आज इस फैसले के बहाने क्या सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से खुद को बचाया है? सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि टीका अभियान से जुड़ी एक एक फाइल अदालत के सामने पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि टीका का ऑर्डर कब दिया गया, कब एडवांस दिया गया, उसकी सारी जानकारी पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों के टीका देने की जो भी नीति बनाई गई है उसका कोई तार्किक आधार नहीं है, यानी बिना सोचे समझे बनाई गई लगती है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक की खरीद का जो भी रिकॉर्ड है उसका पूरा डेटा दिया जाए। हर तारीख को कितने डोज की खरीद का ऑर्डर किया गया है बताया जाए, किस तारीख को सप्लाई की बात कही गई है। आलोचना में तो बहुत सारे सवाल उठे थे। सवाल यह भी उठा था कि चारों तरफ लाशें दिख रही हैं, फिर भी सरकार और शमशान के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है? इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि मरने वालों की संख्या कम बताई जा रही है, इस पर भी केंद्र ने कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने इसे 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कहा। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन 1918 में जब भारत में स्पेनिश फ्लू आया था तब 2 करोड़ से अधिक लोग मर गए थे। प्रधानमंत्री किस पैमाने पर इसे 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कह रहे हैं? उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कहते कि मरने वालों की संख्या को छिपाना मानवता के लिए अच्छा नहीं है, विश्व गुरु टाइप के देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। भारत में भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारतीय कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए दिए गए। यही सुना आपने? क्या वाकई इस काम के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी हलफनामे में केंद्र सरकार कहती है कि इन दोनों कंपनियों को टीके की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया है, जबकि कोवैक्सीन को पीपीपी मॉडल से बनाया गया है। इसमें आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों साझीदार हैं। क्या ये हजारों करोड़ हैं? सरकार ही कह रही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक और सीरम को कुल 46 करोड़ दिए गए। बाद में मई और अप्रैल के महीने में कुछ हजार करोड़ रुपए देने की बात होती है, वो भी उधार के तौर पर, लेकिन डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी बड़ा पैसा दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा दिया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए नहीं। प्रधानमंत्री आसानी से बोल गए कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे, उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ जिसे आप कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। गार्डियन में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 97% पैसा पब्लिक फंड से था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिए थे या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा। यूके की सरकार, वेलकम ट्रस्ट और अमेरिकी और यूरोप के संस्थानों ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल पेटेंट एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी है। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और उसकी रिसर्च में क्या योगदान दिया है। क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? प्रधानमंत्री बार बार चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण पर जोर देते रहे, लेकिन जब सब कुछ इतना ही चरणबद्ध था तो फिर मई के महीने में अचानक इतना बड़ा संकट क्यों आया? क्यों टीका केंद्र बंद होने लगे? उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्यों को 1 मई के बाद से अधिक डोज दिए गए हैं या पहले से भी कम डोज दिए जाने लगे हैं। निश्चित रूप से संकट अभूतपूर्व और अकल्पनीय रहा, लेकिन यह बिल्कुल अकल्पनीय नहीं था कि महामारी किस रूप में लौट सकती है और मेडिकल ढांचे कैसे चरमरा सकते हैं। दिल्ली का ही स्वास्थ्य ढांचा हफ्ते भर में चरमरा गया। केंद्र ने राज्यों को टीका करने की छूट दी, लेकिन टीके की सप्लाई का पूरा कंट्रोल अपने पास रखा। राज्यों ने दबाव डाला भी तो दूसरी लहर के बीच में उन पर टीका खरीदने का काम नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। वो समय गलत था, जिम्मेदारी केंद्र की थी। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही 1000 केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में जब वैज्ञानिक रिसर्च वर्क कर रहे थे, तभी से सरकार ने लॉजिस्टिक की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वितरण और भंडारण का काम करने वाली टास्क फोर्स की पहली बैठक 12 अगस्त को होती है। इस टास्क फोर्स का नाम है NEGVAC। इसी 3 जून को भारत सरकार ऐलान करती है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, कि भारत की एक कंपनी बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ का एडवांस दिया है 30 करोड़ डोज के लिए। 3 जून को डॉक्टर हर्षवर्धन ट्वीट करते हैं कि अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ टीके का करार किया है, जो क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। अगस्त और दिसंबर के बीच स्टॉक भेजने के लिए 1500 करोड़ की अग्रिम राशि दी जा रही है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार कोविड से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध बनी हुई है। बायोलॉजिकल ई जिस टीके का विकास कर रहा है, उसे भारत सरकार ट्रायल शुरू होने से पहले से सपोर्ट कर रही है। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत सब देश ट्रायल के लेवल पर ही टीके का ऑर्डर कर रहे थे, अमेरिका वगैरह मई जून में। जब ट्रायल के चरण में ही टीके का ऑर्डर किया गया है इस बार, तो पिछले साल ही कर लिया गया होता, कम से कम ऐसी आफत ना आई होती। डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्वीट करते ही न्यूज वेबसाइट की हेडलाइन सुनहरी होने लगती है और हम गौर से देखने लगते हैं। 3 जून की प्रेस रिलीज आते ही हिंदी और अंग्रेजी के कई समाचार संस्थानों ने अपनी वेबसाइट और अखबार में मेड इन इंडिया लिख दिया। अमर उजाला, प्रभात खबर, हिंदुस्तान ने मेड इन इंडिया का इस्तेमाल किया, स्वदेशी का भी। नवभारत टाइम्स ने मेड इन इंडिया का इस्तेमाल नहीं किया। कई समाचार संस्थानों ने मेड इन इंडिया का की जगह कुछ और लिखा। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में मेड इन इंडिया नहीं कहा, लेकिन पीआईबी के प्रेस रिलीज में इसे आत्मनिर्भर अभियान और मिशन कोविड सुरक्षा का हिस्सा बताया गया। कंपनी और सरकार दोनों को साफ करना चाहिए कि 1500 करोड़ जिस 30 करोड़ डोज के लिए दिया जाएगा, वो डोज मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर अभियान के तहत विकसित हुआ है, या इसके विकास में और भी देश की संस्थाएं पार्टनर हैं। यहां से आप एक और खेल को समझने जा रहे हैं। 13 मई को ही सरकार ने कहा कि बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ का डोज खरीदा जा रहा है।
फिर 3 जून को सरकार क्यों बयान देती है? क्या इसलिए कि 1500 करोड़ एडवांस देने का ऐलान हुआ था? तब 13 मई को 30 करोड़ डोज का करार क्या बिना पैसे के हो गया था? 3 जून को सरकार के बयान पर गौर करना चाहिए। मेसर्स बायोलॉजिकल ई के साथ जो यह व्यवस्था की गई है वो केंद्र सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है जो सरकार स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कर रही है। इसके हवाले से सरकार स्वदेशी कंपनियों को अनुसंधान व विकास में सहयोग कर रही है तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन की किस्म को भारत सरकार क्लिनिकल पूर्व चरण से तीसरे चरण के अध्ययन तक समर्थन देती आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने न केवल 100 करोड़ रुपए के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है, बल्कि विभाग बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी भी कर रहा है। जाहिर है मीडिया लिखने ही लगेगा कि स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। अब हम आपको बायोलॉजिकल ई की वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं। 24 अप्रैल को यह कंपनी एक प्रेस रिलीज पोस्ट करती है अपनी वेबसाइट पर। डॉक्टर मारिया एलेना बोत्ताजी का बयान है इसमें, जो अमेरिका की बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन की डीन हैं। टेक्सास में ही प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के समर्थन में हाउडी मोदी रैली करने गए थे। वहां के बच्चों के अस्पताल में एक सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट केंद्र चलता है। उसी केंद्र ने इस टीके का दशकों समय से पहले से विकास का काम शुरू कर दिया था, जिसका ट्रायल केवल भारत में चल रहा है। डॉक्टर मारिया एलेना बोत्ताजी कहती हैं कि हमारे टीके का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है, जो दुनिया भर में प्रोटीन आधारित टीके के महत्व के लिए जरूरी है। यह टीका कम आमदनी वाले देशों के लिए उम्मीद पैदा करता है। 3 जून की प्रेस रिलीज में लिखा है कि भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन कंपनी की वेबसाइट या बेलर कॉलेज की वेबसाइट पर लिखा है कि कुछ पैसे भारत सरकार ने दिए होंगे, लेकिन बाकी का पैसा बिल गेट्स फाउंडेशन, CEPI कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस ने दिया है। इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल ई जो टीका बना रहा है वह स्वदेशी नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर जो प्रेस रिलीज है वो 24 अप्रैल की है। इसके ठीक 3 दिन पहले 21 अप्रैल को कोविशील्ड कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल का एक बयान है, जिसमें दावा करते हैं कि बायोलॉजिकल ई का टीका भारत सरकार की मदद से बन रहा है। इसी के साथ साथ हम अपने जो और वैक्सीन हमारे देश में बढ़ रहे हैं उनके साथ भी चर्चा भी हो रही है और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आज कि बायोलॉजिकल ई का फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल लगभग ख़त्म हो गया है। वो डेटा अपना सबमिट कर रहे हैं बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, और उसके बाद वो फेज़ 3 में जाएंगे। बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर बहुत पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर रहे हैं चाइल्डहुड वैक्सीन के, एंड दे हैव अ वेरी मेजर कैपेसिटी, समथिंग लाइक 7 करोड़ डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो कोविड वैक्सीन के तरफ वो ईयरमार्क करेंगे। वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सो बायोलॉजिकल ई का भारतीय वैक्सीन जो डीबीटी की मदद से बन रहा है, भारत सरकार की मदद से बन रहा है, आगे अग्रसर हुआ है। ये एक खबर है जो बातचीत से निकल के आई है। हमने उचित समझा कि आपके, और हमें उम्मीद है कि ये अगस्त से वैक्सीन जो है उपलब्ध होगा, ऐसा वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि वीके पॉल बायोलॉजिकल ई को मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं और भी इसमें पार्टनर है नहीं बता रहे हैं। मतलब यही हुआ कि टीके का विकास किसी और ने किया, निर्माता कंपनी का नाम बायोलॉजिकल ई है। लेकिन क्या यह टीका केवल भारत सरकार की मदद से बन रहा है? क्या ऐसा दावा किया जा सकता है? खासकर तब जब उसी टीके के विकास में कई और देश और संस्थाएं साझेदार हों। टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बायोलॉजिकल ई में बनने वाला कोर्बेवैक्स टीके का विकास अमेरिका के टेक्सास शहर की एक संस्था ने किया है, जिसका नाम है टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जो कि ह्यूस्टन टेक्सास के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन का सेंटर है। इस सेंटर ने सार्स की लहर के समय ही टीके की एक तकनीक विकसित की थी, जो सार्स के थम जाने के कारण इस्तेमाल नहीं हुई। उसी के आधार पर कोविड का टीका बनाने का प्रयोग चल रहा है। पैसा नहीं होने के कारण इसका काम धीमा हो गया। तब टेक्सास की वोडका शराब बनाने वाली कंपनी ने शुरुआती पैसे दिए, जिससे काम आगे बढ़ा। फिर कई और संस्थाओं ने भी दिए, भारत ने भी दिया। टीका बनाने वाली कंपनी के प्रमुख डॉक्टर पीटर ह्यूटेस का बयान है कि यह कंपनी पेटेंट में यकीन नहीं करती है, सारा डेटा पब्लिक में डाल देती है ताकि कम आमदनी वाले देश इसका इस्तेमाल कर सकें। सरकार को बताना चाहिए कि बायोलॉजिकल ई कितने टीके का उत्पादन करेगी और उसके कितने हिस्से पर भारत का नियंत्रण होगा। आप भी सोचिए, अगर अखबार इस तरह से रिसर्च करते और बताते तो एक पाठक और एक दर्शक के रूप में आप कितने अलग होते। लेकिन आप
तक यही सूचना पहुंची है कि यह स्वदेशी टीका है, जो कि है नहीं। ये वेबसाइट CEPI द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस की है। इस संस्था का मुख्यालय नॉर्वे के ओस्लो में है। इसने 29 दिसंबर 2020 को ऐलान किया कि एक टीके के विकास और निर्माण के लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ करार किया गया है। CEPI $5 मिलियन यानी 36 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम देगी, ताकि बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए टीके के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जा सके। इस ऐलान में लिखा है कि वैक्सीन कैंडिडेट को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी सीड फंडिंग दी है। जो वैक्सीन बनेगी उसे कोवैक्स के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कई और देशों को देना होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन पेश किया है, उसमें ऑक्सीजन को भी लेकर काफी कुछ कहा गया है। वक्त कम था और सारी बातों की समीक्षा इतनी जल्दी करने का कोई तुक भी नहीं बनता है, तो आराम आराम से करते रहेंगे। कुछ बातें मुझसे भी जल्दी में छूट गई होंगी। अब लेते हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और रिपोर्ट की। बस्तर फिर उबल रहा है। सुकमा जिले के सिलगेर गांव में, जहां लगभग महीने भर से हजारों ग्रामीण आंदोलनरत हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दिए बिना उनकी जमीन पर राज्य सरकार ने सुरक्षा बल के कैंप लगा दिए हैं। उन्हें पीछे धकेलने के लिए गोलियां चली, जिसमें कथित तौर पर 3 ग्रामीणों की मौत भी हुई। वहीं कांकेर में भी पुलिस पर नक्सली के नाम पर जबरन नाबालिग को सरेंडर कराने के आरोप लगे हैं। सुकमा के सिलगेर में 17 मई को एक कैंप के विरोध में उतरे आदिवासियों पर कथित तौर पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी। घटना में 3 ग्रामीणों की जान चली गई और लगभग 18 लोग घायल हो गए। मेरा भैया खत्म हो गया, वर्षा बीमा है सर। आपके भैया खत्म हो गए जी। तो अंदर मीटिंग में क्या हुआ, क्या बोले साहब लोग? वहाँ पे बताया कि जेल में रहने वालों को छोड़ देंगे, लेकिन वहाँ पे रहने वाला जनता इधर अपना अपना घर वापस जाने के लिए बताए सर। अच्छा। और 3 लोगों का जिम्मेदार भी ले लिए हैं सर। 3 हफ्ते हो गए, बारिश आंधी में ये आदिवासी यहीं डटे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की तरह टेंट नहीं है, लेकिन कटीली बाढ़ के पीछे प्लास्टिक की पन्नी थामे ये भी जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुरक्षा बलों का कैंप तैयार है, वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। 100 मीटर पर नुकीली बाढ़ के पीछे। दूसरी तरफ हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण खड़े हैं। हाथ में थमे बैनर में गोंडी में लिखा है, सिलगेर CRPF कैंप तुन वापस ओयना मैदे धरना प्रदर्शन। इसका मतलब है CRPF कैंप हटाने के लिए धरना प्रदर्शन। हम लोग वही कैंप हटाने का है, विरोध है, वही है। क्यों विरोध कर रहे हो दादा कैंप? क्यों विरोध कर रहे बोलने से, कैंप अगर वहाँ पर तरह कैंप रहा और वहाँ से यहाँ लाए, वहाँ रहते रहते क्या होता है, जंगल झाड़ी जाना है, आदमी को पकड़ना मारना है। ये जो कैंप बनाते हैं तो इसी का आधार से बना रहे हैं, रोड का अनुसार। और अभी रोड बनाए पहले कैंप आया, तो इसलिए हम लोग को कैंप नहीं चाहिए, रोड हम बनाएंगे। रोड हम बनाएंगे। स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य के लिए हम जितना हो सके उतना बड़ा रोड बना के हम जो भी है हम करेंगे। ये सब नहीं चाहिए ना। जिस गांव में कैंप का विरोध है, वहां आजादी के 73 साल बाद भी बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं। 1200 की आबादी है, जिसमें गोंड मुरिया प्रमुख हैं। वनोपज से जीवन चलाते हैं। जिस सड़क को बनाने के लिए सिलगेर में कैंप स्थापित किया जा रहा है, वो जगरगुंडा को बीजापुर के आवापल्ली से जोड़ती है। सलवा जुलूम से पहले सब ठीक था, लेकिन फिर सब ठहर गया। वैसे भीड़ में कुछ आवाजें अलग भी हैं। सरसिला 12वीं में है, बायोलॉजी पढ़ती हैं, विरोध में आई हैं, लेकिन असमंजस में है। कोरोना का भी डर है। यहाँ तो सुविधा कुछ नहीं है सर, पूरा फैल जाएगा, फिर बीमार होकर फिर जी बहुत दिक्कत होगा सर। हम लोग को क्योंकि हॉस्पिटल चाहिए सर, हमारे गांव में अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। हम लोग को नर्स डॉक्टर बनना चाहिए सर हम लोग को। क्या बात है, क्या बात, मतलब बदल रहा है तिम्मापुर है तो बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा। सर हम लोग को स्कूल और हॉस्पिटल हम लोग को जरूरी सर चाहिए। हम लोग को स्कूल, हॉस्पिटल, जी आंगनबाड़ी और राशन दुकान जी हम लोग को, और बोरिंग चाहिए हम लोग को।
हालांकि पुलिस ने कहा भीड़ में जनमिलिशिया सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने जवानों से हथियार और वायरलेस सेट छीनने की कोशिश की। 19 जवान घायल हुए। लेकिन प्रशासन की मंशा पर सवाल इसलिए उठे क्योंकि सोनी सोरी, बेला भाटिया जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बार बार रोका गया। सिलगेर पहुंचने में उन्हें हफ्तों लग गए। अब वो चाहते हैं ऐसे कैंप लगने से पहले बातचीत हो। फिर इसी तरह का आंदोलन लंबे समय तक लड़ना पड़ता है। इससे बेहतर है कमेटी बनेगी, तो अगर उस कमेटी को बिना बताए बिना कुछ करे कैंप लगाती है तो फिर उसके बाद फिर लड़ाई तो होगी। पहली बार जब 19 तारीख को शाम को चेरामंगी में सीआरपीएफ कैंप में रोका गया तो उनको ये कहा गया कि सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी ने उनको कहा था कि बेला भाटिया को आगे ले जाने नहीं देना है और उनको एसपी का परमिशन लेकर ही वो आगे जा सकती है। और दूसरी बार जब कल हम लोग फिर से चेरपाल के रास्ते से जा रहे थे तो चेरपाल सीआरपीएफ कैंप में भी हमको रोका गया। वहाँ भी हमको 3 घंटे हम लोग बैठे वहाँ और उसमें हमको ये कहा गया कि अभी बस डीएम अभी आ ही रहे हैं और वो आपको लिखित देंगे। ये टीआई साहब ही बोले थे और बोले थे बस 10 मिनट में हो जाएगा और उसके 10 मिनट के 3 घंटे हो गए थे। तो ये स्थिति थी हमारी। नाराजगी एक बात से नहीं है। अब कांकेर से समझिए बस्तर क्यों उबल रहा है। 11 मई को कांकेर के आलंदड़ की रहने वाली लक्ष्मी पद्दा को पुलिस और बीएसएफ ने मेडकी लोकल ऑर्गेनाइजेशन स्क्वाड का इनामी माओवादी बताया। बयान जारी कर दावा किया कि नक्सली अर्जुन तांती और लक्ष्मी पद्दा पति पत्नी हैं। जंगल से भागकर पुलिस के सामने सरेंडर किया है। माओवादी दंपति अर्जुन तांती एवं लक्ष्मी पद्दा विगत कई वर्षों से प्रतापपुर एरिया कमेटी का मेडकी एलोस का सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। अचानक 2-3 दिन से उनका तबियत खराब होने के कारण से पुलिस से संपर्क करने की जानकारी पाया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। माओवादी दंपति अर्जुन तांती एवं लक्ष्मी पद्दा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन लक्ष्मी पद्दा के परिजनों का कहना है वो अभी नाबालिग है, उसकी शादी नहीं हुई। बाकायदा आधार कार्ड दिखाते हैं। कहते हैं वो तेंदू पत्ता तोड़ने मामा के घर गई थी। सरपंच गांव वाले सब तस्दीक कर रहे हैं। उसका खुद भैया बिना जाने कैसे वो शादी करता है किला और घर से कब एक दिन भी अलग नहीं रहती थी। उसी दिन मामा का घर में मात्रा भेजे थे। वो तो बच्ची है, लड़की है। कितने साल की थी? वो करीब 16 साल की लड़की है सर। नाबालिग है? नाबालिग है। झूठ बोल रही है, नक्सलवादी है बोल के। वो तो गांव की ही है। वो उसका आधार कार्ड सब कुछ बना है और फिर जो है वो घर में ही रहती थी। घर में रहकर वो अपना गांव में हमारे गोटुल परंपरा चलता है उसमें नाच गाना करती थी। बहरहाल सिलगेर पर सरकार का बयान नहीं आया। एक टीम जरूर बनाई गई है जो ग्रामीणों से मुलाकात करेगी और इस पूरे मामले से जुड़े तथ्य जुटाएगी। बस्तर में एक विरोधाभास है। आप जिसकी बात सुनते हैं लगता है वही सही है। नक्सलियों के अपने तर्क हैं, सुरक्षा बलों के अपने और आदिवासियों के अपने। सब कहते हैं हिंसा हल नहीं, बावजूद इसके बस्तर में हर वक्त बारूद की बू आती रहती है। सिलगेर का अपना सच है, कांकेर का अपना। और यही सच है कि ये विरोधाभास भरोसा जमने नहीं देता। और ये भी सच है कि लगभग 2.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने भरोसा जमने के लिए कोई ठोस प्रयास या काम भी नहीं किया। कांकेर से गौरव और जगदलपुर से रानू के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।